आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में मौजूद है। इस वक्त हम शिप्रा नदी के किनारे हैं। उज्जैन की जब हम बात करते हैं तो तहजीबों की बात होती है, और इस शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर ये तहजीबी रवायत सदियों से जारी है। जिस कहानी को आज हम आपके बीच पेश करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक ऐसा संगम होता है जिस पर इंसानियत फ़ख्र करती है। क्या हो कहानी, आइए डालते हैं एक नज़र। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक कदीम तारीखी और तहजीबी शहर है। ये तारीखी शहर जोग्राफियाई एतबार से मध्य प्रदेश के मालवा का अहम हिस्सा है। इस शहर को मालवा के कल्ब की भी हैसियत हासिल है। मालवा की तारीख कितनी कदीम है, इसके बारे में तारीख खामोश है। तारीख उमुल अंसाब से इतना जरूर मालूम होता है कि हाम बिन नूह के 6 फर्जंदों में एक का नाम हिंद था, और हिंद की औलादों में मालू नाम का एक शख्स गुजरा है जिसने मालवा को आबाद किया। जबकि कदीम तारीखी किताब तारीख फरिश्ता में लिखा है कि हाम बिन नूह के 6 फर्जंद थे जिनके नाम हिंद, सिंध, हबश, अफ्रीक, हरफर और मनविया थे। ये जहाँ जहाँ रहे वो खित्ते इनके नाम से मशहूर होकर मुल्क बनते गए। हिंद की औलादों में एक बेटे का नाम मालू था। वो पंजाब के समत से आकर यहाँ आबाद हुए और इनके सुकूनत वाले इलाके का नाम मालवा मशहूर हुआ। मालवा का जिक्र हिंदू मजहब की कदीम तरीन मजहबी और तारीखी किताब वेद के बाद पुराण में भी मिलता है। मालवा में जहाँ तक उज्जैन की तारीखी अजमत का सवाल है, उज्जैन योगी राजकृष्ण और इंसाफ पसंद राजा विक्रमादित्य की तालीमी और सकाफती सरगर्मियों की सरजमीन, अपनी दैरीना और काबिल कद्र इल्मी और अदबी खिदमात के बायस जमाने कदीम से ही इल्म इरफान नीज मखसूस तहजीब और सकाफत का गहवारा रही है। महाकवि कालिदास और भरतरी हरि की काविशों, फिक्री बालिदगी ने इस नगरी को आलमगीर शोहरत का मालिक बना दिया है। जिस तरह से सुबह बनारस और शाम अवध मुल्क में मशहूर है, इसी तरह से मालवा की शब का अपना अलग मजा है। उज्जैन सतह समंदर से 2000 फीट की बुलंदी पर आबाद है। इल्म नुजूम में उज्जैन खत्ते सरतान का ऐसा मकाम है जहां कर्क रेखा खींचकर जाविया बनाया जाता है। इस अजीम तारीखी शहर को तारीख के औराक में 11 नामों से याद किया गया है। उज्जैन सिर्फ हिंदू मजहब के लोगों के लिए अकीदत की जगह नहीं है, बल्कि दूसरे मजाहिब के लोगों के लिए भी उज्जैन तकद्दुस का मकाम है। मशहूर चीनी सैयाह हुआंगसोंग 7वीं सदी ईस्वी में हिंद आया था और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करने के बाद उज्जैन गया था। मशहूर सैयाह अल बैरूनी भी सांदीपनी आश्रम को देखने के लिए उज्जैन आया था। तारीख फरिश्ता में मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने उज्जैन में महाकाल मंदिर की तामीर राजा विक्रमादित्य के हाथों तामीर होना लिखा है। उज्जैन की तामीर नौ का सेहरा भी राजा विक्रमादित्य के ही सर बनता है। उज्जैन में हिंदू राजाओं के बाद मुस्लिम हुक्मरां आए तो उन्होंने भी उज्जैन की तारीखी अजमत और इसके तकद्दुस को बरकरार रखा। उज्जैन अपनी तारीखी अजमत के लिए आज भी दुनिया में जाना जाता है। उज्जैन मुश्तरका तहजीब का शहर है। इस शहर में सभी कौमों के लोग बाहिमी तौर पर मिलजुल कर रहते हैं। 21वीं सदी में मुल्क ने जब कदम रखा तो उज्जैन के तालीम याफ्ता मुस्लिम नौजवानों ने उज्जैन के हमाजहत तरक्की के लिए क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन की एक तंजीम बनाई ताकि उज्जैन में क़याम करने वाली सभी कौमों की हमाजहत नशोनुमा हो सके। काफ़ी सारे यहाँ पर हम लोगों के द्वारा काम संचालित किए जाते हैं। क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन नाम का हमने एक यहाँ पर फाउंडेशन बनाया हुआ है। हालांकि इससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी अपने अपने कामों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं कि उन्हें कोई दूसरा काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन जो चंद लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया है और हम सब लोग बड़ी खुशी से अपने अपने काम करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों को ही फैज़याब करना हमारा मकसद होता है, बल्कि तमाम फील्ड के लोगों के लिए खिदमत करना हमारा ख़ास मकसद है। उसी मकसद के तहत अभी हमने बहुत बड़ा आई चेकअप कैंप उज्जैन में आयोजित किया था, जिसमें आलमोस्ट 9000 लोगों ने अपने आई टेस्ट करवाए थे और 7000 से ज़ायद चश्मे हमने उसमें बांटे थे। साथ ही साथ तालीम के क्षेत्र में भी अगर बात की जाए
तो बग़ैर किसी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ से ना सिर्फ बेसिक फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, बल्कि सिविल सर्विसेज जैसी बड़ी और देश की सर्वोच्च सेवाओं में गिने जाने वाले IAS IPS जैसे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। और उसमें ना सिर्फ मुस्लिम सिलेक्ट होते हैं बल्कि हिंदू और ईसाई वगैरह भी उसमें से सिलेक्ट होते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश का क़याम अमल में आया तो उज्जैन को भी रियासत मध्य प्रदेश का एक हिस्सा बनाया गया। उज्जैन एक मजहबी और तारीखी शहर जरूर है, लेकिन तालीमी एतबार से और रोजगार के मौके फराहम करने के एतबार से हमारी हुकूमतों ने आज तक वो काम नहीं किया जो इनके फराइज में शामिल था। ऐसे में उज्जैन के हसास जहन के लोगों ने शहर को तालीम के मैदान में आगे लाने और यहाँ के नौजवानों को जेवर तालीम से आरास्ता करने का फैसला किया। 17 अप्रैल 2010 को हम लोगों ने कोशिश की और उज्जैन के 40-50 पढ़े लिखे मुस्लिम परिवारों को जोड़ के और इस क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन का गठन करा। और मैं समझता हूं कि इसमें जितने भी 51 परिवार जो जुड़े हुए हैं मूल रूप से गरीब निर्धन वर्ग से आते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से समाज में, सोसाइटी में एक मुकाम हासिल किया है। किसी भी तरह तालीम दी जाए और जो लोग बच्चे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोगों को भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी मदद करके किसी भी तरह से उनको आगे हाई स्कूलों में भेजा जाए। जिसके पास जिसकी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सब लोग एक मिला लेते हैं, उसके हिसाब से उसकी मदद करते हैं। आज मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं 10 रुपये मिलाऊंगा, किसी के पास 1 रुपया है वो 1 रुपये मिलाएगा। एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। ये संस्था कब शुरू हुई ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालवा में उज्जैन एक ऐसा शहर है जिसे मालवा का हृदय कहा जाता है और यहाँ पर PSC एकेडमी जो बनाई गई है, यहाँ पर समाज के सभी तबकों के लिए एक बराबर का अवसर दिया गया है। किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, आइए डालते हैं एक नज़र। क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन के क़याम अमल में आने के बाद सोसाइटी ने सबसे पहले उज्जैन और अतराफ के स्कूलों का सर्वे किया और इस सर्वे में उन्होंने स्कूलों में गरीब बच्चों के ड्रॉप आउट का फीसद निकाला। इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए उन्होंने जगह जगह पर कैंप लगाने के साथ साथ समाज के तमाम तबकात के बीच एक बाहिमी रिश्ता कायम करने का सिलसिला शुरू किया। क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन में काम करने वाले तमाम लोगों का ताल्लुक मजहबे इस्लाम से है, लेकिन इन्होंने समाज के तमाम तबकात के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम शुरू किया ताकि उज्जैन में मुकीम तमाम तबकात के बीच बाहिमी रिश्ता कायम करके समाज को तालीम के मैदान में आगे लाने का काम शुरू किया जा सके। हो सकता है आने वाले 100 साल के बाद हमारे काम को सराहा जाए, लेकिन ये पहल है, ये हमें करनी होगी और ये वो तबका करेगा जो जानकार है, जो समझदार है, जो समझ रहा है, जो कुशादा जहन है। ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो एक किस्म का जुर्म करता है। क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन चाहता है कि तमाम मजहब के लोग आपस में बैठे, एक जगह पर बैठे और इस बात पर गौर व फिक्र करें कि ठीक है हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो कौन सी बातें हैं जिनमें हम सब लोग कॉमन हैं, जिसमें हम लोग सब इत्तेफाक रखते हैं। तो जिनमें इत्तेफाक रखते हैं उनमें तो हम सब लोग साथ में चल सकते हैं। और ये इनिशिएटिव क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन का उज्जैन से चला है और हमें उम्मीद है कि हम आगे जाकर इसमें काम करेंगे। किसी भी मुल्क, कौम और माशरे की तरक्की में तालीम बुनियाद का किरदार अदा करती है। आज़ादी के बाद हमारी हुकूमतों की कोताही के सबब जब उज्जैन तालीमी, समाजी और माशी एतबार से आगे नहीं आ सका तो यहाँ के मुहज्जब शहरियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने शहर को तालीम के मैदान में आगे लाने का काम करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है स्कूल लेवल पर वो कम से कम हो। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं उनको सही करियर्स मिल सकें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी तासुब की वजह से मुसलमान कौम पीछे रह गई। हुआ ये कि हमारा जो स्कूल का परसेंटेज है, हमारा जो एजुकेशन का परसेंटेज है, वही बहुत कम जा रहा है। जब हम तालीम याफ्ता हैं ही नहीं, जब हम ग्रेजुएट्स हैं ही नहीं, तो हम किस तरह से तवक्को करेंगे कि हमें अच्छी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट इनवाइट करे। तो इस तरीके से हम हमारे प्रयास रहते हैं कि हमारे बच्चों को हम कुछ दें, क्योंकि हम दिशा नहीं दे पाते हैं। और एक बार हमारे बच्चे को अगर हमने दिशा दे दी तो इंशाअल्लाह ताला उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और शिक्षा जब आएगी बच्चे में तो मज़हब अपने आप आ जाएगा, और मज़हब आएगा तो राष्ट्र प्रेम आ जाएगा।
और जब ये चीज़ें अगर हमने हमारे बच्चों में दे दी कि बेटा पढ़ाई से ही सारी चीज़ें आती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें फिर उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उज्जैन में जब क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन ने अपना काम शुरू किया तो लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इनके इस मिशन में तमाम कौमों के लोग शामिल हो जाएंगे। सोसाइटी ने अपने मिशन और मकसद को बिल्कुल वाज़ेह रखा था और इसका मिशन समाज के सभी तबकात के अंदर बेदारी पैदा करना था। यही वजह है कि सोसाइटी से सभी लोग बिला लिहाज कौम व मिल्लत शामिल होते गए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो क्रिएटिव फाउंडेशन बनी उसका जो सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था उसमें मुझको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था और मुझको बहुत ही खुशी हुई क्योंकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। हर आदमी पूरे विश्व को जीतना चाहता है, हर आदमी अपने समाज को जीतना चाहता है, हर आदमी शहर के लोगों को जीतना चाहता है, पर स्वयं अपने आप को जीत नहीं पाता। तो अपने आप को जीतने की कला का जो शुभारंभ इन लोगों ने किया है वो बहुत अच्छा है और इंसान को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसको सफलता मिल सकती है, क्योंकि सफलता का पता बताना और फिर पते के बाद में उसकी दिशा बताना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये जो फाउंडेशन है ये बहुत बखूबी कर रही है। इसके सारे साथियों को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद, और न केवल मुबारकबाद बल्कि इस देश में जो रूढ़िवादिताएँ हैं, जो परंपराएं हैं, जिन लोगों से जंजीरों से हम लोग बने हुए हैं, उस देश में ऐसा काम करना मैं समझता हूँ कि न केवल उनको बधाई देना चाहिए बल्कि उनको सलाम करना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत में पहला ऐसा कार्य किया इन लोगों ने और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जो कार्य ये लेके चल रहे हैं वो आगे और बढ़ते जाएं। इसको जागृति लाना, ये जो एक काम ये लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। समाज सेवा के दूसरे काम भी कर रहे हैं और आप के मार्फत ये बात और लोगों तक पहुंचेगी, इस बात की मुझे खुशी है। मैं इसके लिए आपको भी मुबारकबाद देता हूं। पॉजिटिव खबरें हैं उनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि ये जो चीज़ है, ये जो आग है सीने में, ये दूर तक जानी चाहिए। आप जैसे मित्र इनकी इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। उज्जैन में मुस्लिम समाज के साथ गैर मुस्लिम लड़कियों में तालीमी और समाजी बेदारी पैदा करने के लिए खवातीन की एक अलहदा विंग को तैयार किया है, जो उज्जैन में मुख्तलिफ मकामात का सर्वे करने के बाद अपना कैंप लगाती है। इसके बाद अपनी खिदमात को अंजाम देती है। यही नहीं, सोसाइटी के लोग बिला लिहाज कौम व मिल्लत बच्चियों को तालीम के मैदान में आगे लाने के लिए इनकी माली इमदाद भी करती है। हमारा मकसद बस यही है कि हम जो आज़ाद भारत है उसमें हम मुसलमानों का जो सहयोग है उसको भी सामने लाना चाहते हैं। और इवन हम यही नहीं समझते हैं कि मुस्लिम मर्द ही अपना कंट्रीब्यूशन दें, हम ये चाहते हैं कि हम औरतें भी अपना कंट्रीब्यूशन देकर इस आज़ाद भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें। मेरी यही राय है कि पढ़ाई में तो कभी किसी को नहीं रोका जाना चाहिए और पर्दा इसमें बीच में नहीं आता है। जो लोग चाहें तो पर्दे सहित भी पढ़ाई करते हैं। इवन हमारी भाभी भी पीएससी की पढ़ाई कर रही हैं और वो बुरके में ही जाके पढ़ाई करती हैं। सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई पे बहुत अहमियत है कि भाई पढ़ाई हर चीज़ का, और इस्लाम में जो है वो जो पिछड़ते जा रहे हैं बच्चे आजकल, कुरान शरीफ वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि बाहर लड़कियां आजकल मतलब 9-10 हुआ बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। तो अपन सोचते हैं इस एज तक तो बच्चा अपने इस्लाम के बारे में इतना समझ जाए कि कहीं भी जाए तो वो कुछ गलत नहीं करे। उसके दिल में ये डर होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हमारे इस चीज़ का ये गुनाह है। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बच्चों को फोकस किया जाता है कि इस चीज़ को ध्यान रखें हमेशा। फाउंडेशन ने पीएससी एकेडमी में जहां सभी समाज के लोगों को यकसा मौके फराहम किए हैं, वहीं इन्होंने गरीब और नादार तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग का भी इंतजाम किया है। सर, इसने बहुत ही बड़ा मेरी ज़िंदगी का सर्वोत्तम रोल इसने एकेडमी ने अदा किया है। मैं एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे रहते हुए मतलब सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पीएससी एकेडमी पर श्री शादाब अहमद सिद्दीकी जी ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे यहाँ पे पढ़ाया बिना फ़ीस कर, क्योंकि कई सारे बच्चों को यहाँ जब वो फ़ीस नहीं दे पाते तो भी वे उन्हें पढ़ाते हैं। और यहाँ पे रहते हुए मैं बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुआ। उसके उपरांत मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में चयनित हुआ और मध्य प्रदेश पुलिस में भी मेरा कांस्टेबल के पद पे चयन हुआ। वर्तमान में मैं अभी राजस्व विभाग में असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर हूँ। अगर ये नहीं होते तो मैं पतंग के कारखाने में पतंग बना रहा होता। मुझे मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि उज्जैन जैसे शहर में इंदौर जैसी कोचिंग मिल सकती है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। जब यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ।
इसलिए थैंक यू PSC एकेडमी को। यहाँ की ख़ास बात ये है कि हर एक टीचर स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ है और बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे पूरे जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं, मंथली टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं और उस टेस्ट की पूरी सीरीज़ बनाई जाती है और उसका जो रिज़ल्ट होता है उसको लिस्ट में बना के बाहर डिस्प्ले पे लगाया जाता है, जिससे कि बच्चों में एक अलग से उत्साह आता है एक दूसरे से आगे बढ़ने का। और जो हमारा एम है प्रतियोगी परीक्षा का, वो यहीं से उसका माहौल बनने लगता है कि हमको इससे आगे जाना है, हमको इससे अच्छे नंबर लेकर के आना है। वो वाला माहौल हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर मिलता है। मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, इसलिए मैंने इस कोचिंग की हेल्प ली है। और यहाँ के टीचर्स फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एक एक बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान देती है। वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको गाइडलाइंस देती है कि इस तरीके से तैयारी करना चाहिए, और साथ में मोटिवेट भी करती है कि आप अपनी जुनून और लगन के साथ मेहनत करते रहे तो आप ज़रूर एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उज्जैन के उस हनुमान मंदिर पर जिसकी तामीर सरफराज कुरैशी ने की है। मंदिर एक हिंदू इबादतगाह होती है, लेकिन एक मुस्लिम के ज़रिए इसकी तामीर की गई, जो इस बात की अलामत है, इस बात की अहमियत है कि यहाँ पर तहजीबों का संगम होता है। किस तरह से संगम होता है, आइए डालते हैं एक नज़र। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत मुगीसुद्दीन मौज रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मरजाए खलाइक है। यहाँ हिंदू अकीदतमंद भी शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद हजरत मुगीसुद्दीन मौज रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर हाजिरी देते हैं। उज्जैन मुश्तरका तहजीब का शहर है। इस शहर में सभी तीज त्योहार जहाँ मिलकर मनाने की रिवायत है, वहीं क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन के जिम्मेदार सरफराज कुरैशी, जो पेशे से इंजीनियर हैं, उन्हें उज्जैन में जितनी भी मजहबी इबादतगाह का नक्शा तैयार किया है और इसके तामीरी काम को अंजाम दिया है, इसके लिए उन्होंने कभी कोई पैसा नहीं लिया है। 24 साल से मैं उज्जैन शहर में अपनी आर्किटेक्ट वाली प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक से एक बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद के प्रोजेक्ट मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं किसी में भी कितनी ही भले ही मेरी फ़ीस बने, मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। 100-200 किलोमीटर एरिया में जाके उसको सुपरवाइज़ भी करता हूँ। इसी संदर्भ में आज से लगभग 16-17 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसमें खासियत ये थी कि उस समय कच्ची स्थिति में था और एक पीपल का झाड़ जो आप देख रहे हैं उसके नीचे मूर्ति स्थापित थी। बिना उस मूर्ति को डिस्टर्ब किए या बिना उस मूर्ति पे कोई सामान गिराए या ऐसा कुछ व्यवधान पैदा किए, इसका निर्माण षटकोणी अष्टकोणीय स्थिति में किया गया है, जो ज्योतिष तांत्रिक विद्या के हिसाब से आदर्श स्थिति होती है। हनुमान जी का ये मंदिर है और बड़ा 250-300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। इसके पूरा जीर्णोद्धार मेरे प्लान के हिसाब से निःशुल्क किया गया। यहाँ पर हिंदू समाज के लोग तो आते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग भी भारी संख्या में आते हैं। और सबसे बड़ी बात इस मंदिर की विशेषता ये है, आज एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और सबसे बड़ी विशेषता लाखों रुपए खर्च हुए और उनमें से 1 रुपया भी हमारे परिवार के भाई ने नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है और हम इसे गर्व करते हैं। क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन का काम यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि वो उज्जैन में लोगों की हेल्थ को लेकर भी संजीदा है। सोसाइटी हर साल उज्जैन में मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप के साथ मुफ्त शादियों का भी एहतमाम कराती है। क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन एक कुछ बेहतरीन लोगों की सोच का नतीजा है, क्योंकि कोई भी संगठन बिना किसी सोच के किसी भी तामील पे नहीं पहुंच सकता। तो कुछ ख़ास लोगों की बेहतरीन सोच जिसके साथ चल के हमने इस क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन को एक पौधे से एक पेड़ का रूप दिया है और कोशिश ये है कि उसके साये में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम उस काम के अंदर सिर्फ इस समाज को ही रखते हैं, तमाम लोग उसमें शामिल हैं। मतलब आम तौर पर वो लोग जो वाकई ही ज़रूरतमंद हैं इस हमारे काम में शामिल हैं। 2010 में हमारा क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन का गठन हुआ था और 17 अप्रैल 2011 में हमने पहला तारुफी जलसा करा था, जिसमें करीबन 800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें करीबन 400 गर्ल्स थी और इतने ही बॉयज़ थे।
और माशाल्लाह उसी दिन रिश्ते तय हो गए थे। तो हमने पहल करी और एजुकेशन के हिसाब से भी रिश्ते नहीं मिलते, जहाँ गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा रहती है हमारे कौम में, बॉयज़ की बहुत कम रहती है। तो उसको देखते हुए हमने तारुफी जलसे का कार्यक्रम चालू करा। पहला हमारा MP लेवल पर कार्यक्रम था 2011 में, पर 2012 में जब ऑल इंडिया लेवल पर हमने करा तो करीबन 3000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसमें उसी दिन करीबन 1000 लोगों का रिश्ते तय हो गए। और आज ये हमारा कार्यक्रम जो तारुफी जलसा है ये ऑल इंडिया लेवल पे ही तो है ही सही, बाकी विश्व में भी इसके एंट्री हो रही है, अमेरिका से तक रिश्ते रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम था आने वाले 3 साल में ये क्लब इतना आगे बढ़ जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम होगा। इस बार हमारे कम से कम 1000 जोड़ों के साथ एक दूसरे का आपसी मेल मिलाप हुआ, जो एक दूसरे से ज़िंदगी भर के लिए आपस में बन गए वो लोग। भाई दुआएं इन लोगों की आती हैं। इसी तरीके से जैसे नईम भाई PSC अकादमी से जुड़े तो उन्होंने कई लोगों को एक आगे पढ़ाई में जो बच्चा जैसे कमज़ोर होता है या माली हालत उसकी कमज़ोर है तो उसको एक क्लब द्वारा आगे बढ़ाया, तो आज अच्छी पोस्ट पे वो बैठा हुआ है। खाली यही नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही है, हर तरीके हर तबका लोग साथ में जुड़ के आगे काम कर रहा है। दुनिया में सभी इंसान आदम के औलाद हैं। सोसाइटी का मानना है कि जब खालिक कायनात ने इसमें कोई फर्क नहीं किया तो हमें भी इसमें फर्क करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, ETV का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा email ID responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान।